अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जेठाराम है। मैंने 10वीं की कक्षा मेरे गांव बायतू से ही उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने 12वीं कक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर से उत्तीर्ण की है। पीजी कहाँ से किया? पीजी मैंने सहपाठी के रूप में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, हिंदी ही क्यों चुना? सर हिंदी मैंने इसलिए चुना कि एक्चुअली मैं फौज में था अभी इससे पहले, तो वहाँ पे हमारे एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे जो साउथ के ही थे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि फौज में हिंदी बहुत कम होती है? सर फौज में हिंदी कम है, लेकिन अभी फौज में हिंदी को उनके प्रचार प्रसार के लिए काफी कार्य किया जा रहा है। उनके लिए शिक्षा विभाग अलग से है और वहाँ पे इसके पहले आपने कभी पढ़ाया है क्या? मैंने अभी इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाए? सर फसल शीर्षक के लिए लगाया था मैंने। शीर्षक के लिए सिंगल लगना चाहिए, डबल लगना चाहिए? और सर एक्चुअली पंक्ति के लिए लगना चाहिए था। तो पंक्ति के लिए डबल लगता है क्या? डबल और सिंगल का फर्क क्या होता है? सिंगल में शब्द के लिए लगता है, पंक्ति जो कोटेड जो कोई लाइन रहती है उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा। शीर्षक के लिए सिंगल लगना चाहिए तो शीर्षक के लिए सॉरी सर। ठीक। आपने बात कर रहे थे आपके सहपाठी के रूप में। सर सहपाठी क्या होता है? सहपाठी जिसमें सर हम रेगुलर इस कॉलेज में ना जाके अपना स्वयं अध्ययन करते हैं। ये सहपाठी होता है या स्वयं पाठी होता है? सर स्वयं पाठी होता है। आपने विमर्श के बारे में बात कर रहे थे, आप स्त्री विमर्श की बात कर रहे थे कि नागार्जुन में स्त्री विमर्श पर भी बात कर रहे हैं। सर कविता बताइए कौन सी ऐसी है आपको लगता है स्त्री विमर्शों की कविता में आपको दिखाई दे रहा है? सर नागार्जुन की ऐसी कविता तो मेरे को याद नहीं आ रही सर। आपने बात की कि सर बात कर रहे थे कि दलित
अगर ये कविताएं लिखें, दलित के बारे में लिखें, क्या वो दलित चिंतन से जुड़ा होगा? इस संदर्भ में हम देखते हैं कि नई कहानी में और नई कविता में भी एक टर्म का इस्तेमाल होता है, भोगा हुआ यथार्थ। होगा ही। ठीक है, और अगर उसको सही माने तो उसके हिसाब से मुझे हत्यारे के बारे में लिखने के लिए अधिकार नहीं, क्योंकि मैं हत्यारा तो नहीं हूं। साहित्य तो समानुभूति करता है। इसके हिसाब से हम सारी की सारी जो स्त्री पर लिखी गई निर्मला है या दलितों पर लिखी गई तमाम प्रेमचंद की कहानियां, उनको भी खारिज कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप? सर मेरे हिसाब से ये खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दलित विमर्श है या फिर स्त्री विमर्श है, तो उसमें व्यक्ति जो आसपास देखता है उसको ही साहित्य में व्यक्त करता है। लेकिन स्त्री वो है कि जब यदि स्त्री या फिर दलित स्वयं जो यदि लिख रहा है, तो जो उसके ऊपर बीत रही है, जो उसके ऊपर घटित हो रहा है, उसके बारे में वो ज़्यादा अनुभव करके लिखता है। लेकिन यदि दूसरा कोई व्यक्ति लिख रहा है जो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर दलित ब्राह्मण के बारे में लिखता है, क्या वो प्रमाणिक माना जाएगा? सर प्रामाणिक तो माना ही जाएगा, लेकिन उसकी अनुभूति क्यों? बात तो तर्क तो वही है। वो बनिए के बारे में लिखे, ठाकुर के बारे में लिखे, ब्राह्मण के बारे में लिखे, कैसे आप प्रमाणिक मानेंगे? उसके बारे में तो प्रमाणिक तो वही हुआ ना। ब्राह्मण के बारे में ब्राह्मण को लिखना चाहिए। ब्राह्मणिक मेरे हिसाब से जो एक अनुभूति के हिसाब से देखा जाए तो यथार्थ जो भोगा हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं। लेकिन यदि हम उस हिसाब से ना देखें कि उसका यथार्थ भोगा हुआ ना देख के उसने इस हिसाब को छोड़ के अपना हिसाब बताइए, आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ सर दोनों को प्रमाणिक मानना चाहिए। दोनों को प्रमाणिक मानना चाहिए। ओके। उत्तर आधुनिकता क्या है? उत्तर आधुनिकता में सर नकार की अभिव्यक्ति ज़्यादा हुई है। जो जितनी भी पुरानी रूढ़ियाँ हैं या फिर जितनी मान्यताएं हैं, जितनी व्यवस्था हैं, उनके प्रति उन्होंने उनको निषेध किया है। उसके बारे में उन्होंने इसमें व्यक्ति में रखकर उन्होंने ज़्यादा अभिव्यक्ति दी है। और इसमें ये कहा गया इसमें बहुलता ज़्यादा है, इसमें जो विविधताएं हैं और एकजुटता कौन इसमें नकारा है सब। और बताएं कुछ। और सर इसका एक विखंडनवाद इसका ही एक भाग है, जिसके अंदर पाठ को खंड खंड करके देखा जाता है और जिसमें जो पाठ है उसकी जो उसका पाठन किया जाता है वो उसका पाठन है जो कभी भी एक नहीं होता है, हर बार उस नया पाठन होता है। और उसमें कहा गया है कि पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो पाठ के अंदर ही है और उसका पाठ का जो खंड खंड करके उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब उदाहरण बताएं मुझे, छोटा सा उदाहरण बताएं। कबीर को लें या फिर हम अभी अनामिका को लें, किसको लें? आप बताइए कि कैसे पाठ, अर्थ, भेद, रूढ़ी कैसे? इतना सर नहीं मालूम। ओके। फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी वो होती है जिसके अंदर जो मन के अंदर जो बिंबात्मक रूप में रहती है और जिसमें कल्पना का भी समावेश किया जाता है। और ये तो सारी कविताओं में होता है, मन की कल्पनाओं के आधार पे ही होते हैं, सब में बिंब होते हैं। इसमें सर जो मन की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो अनुभूतियां हैं और जो आदमी चाहता है और लेकिन वो समाज में नहीं हो पाता है, उसके बारे में इसकी ज़्यादा अभिव्यक्ति की जाती है मन की अनुभूतियों के द्वारा। भाषा की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? भाषा की सबसे बड़ी ताकत होती है सर उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता सर। अच्छा, आप अपनी कमजोरियां बताएं चार मुझे। सर मेरी एक तो कमजोरी ये है कि मैं सबसे मतलब जल्दी किसी पे विश्वास कर लेता हूँ, तो कभी कभी मेरे को इसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। और दूसरी मेरी कमजोरी है कि एक याद आ रही। खूबियां बताएं। खूबियाँ सर मैं दृढ़ इच्छा शक्ति मुझ में आज बहुत है। किसी भी यदि काम को मैं एक बार ठान लेता हूँ तो उसको करके छोड़ता हूँ। दूसरा मैं ईमानदार हूँ। तीसरी मेरी जो खूबी है वो है मैं समयबद्ध हूँ। जो भी कार्य है मैं समय पे पूरा करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और चौथी खूबी है कि मैं किसी का भी यदि मुझे लीड करने का मौका मिलता है या नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपने अपनी खूबियां 4 बताई और खामी 1 बताई। मनोविज्ञान ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश कम रहती है, उसे लगता है कि उसे सुधरने की जरूरत सर नहीं। मुझे एक्चुअली याद नहीं आया एकदम, तो
लेकिन खूबियां कमियां तो इंसान में रहती है और ओके ओके, चलिए। बहुत रहती है। अगर मैं आपको अपना परिचय देने को कहूँ सर और आपको आधार कार्ड की एंट्रीज, आपने मार्कशीट्स ये नहीं बतानी, मार्कशीट्स और आधार कार्ड के अलावा आप क्या हो? मैं भारतीय नागरिक हूँ, आधार कार्ड ही है तो। मैं मनुष्य हूँ। और ऐसा क्या है आप? अरे भाई, बकरों के क्या आधार कार्ड बनते हैं क्या? नहीं, तो फिर मैं समझा नहीं सर आप क्या पूछना चाहते आप समझिए, नाम, लिंग, जन्म, फला ठिकाना, 10वीं 12वीं, खत्म, सारी आपकी सारी आइडेंटिटी डूब गई। इसके अलावा आप क्या हो? आत्मा या जीव कह सकते हैं सर, मुझे इतना समझ में आ रहा है। सर यूं कह रहे हैं आप में, मुझ में, दोनों में आत्मा है। आप कैसे आते हैं? आप अपने आप को कैसे आप पेश करना चाहते हैं? अपने आप को कैसे परिचय देना चाहते हैं? वो कौन? मैं मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान। मैं म्यान निकालना चाहता हूं, तलवार की बात कर रहा हूं। मैं अंदर क्या है उसकी बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें जो परिचय है सारे बाहर के हैं। जेठाराम हो, सुमेधाराम हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेंडर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीजन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? क्या है जो जेठाराम को सारी दुनिया से अलग करता है? क्या कुछ है ऐसा? सर मैं ईमानदार हूँ, दृढ़ निश्चयी हूँ और प्रतिभावान हूँ, नेतृत्वकारी हूँ। आपने ये जो ड्रेस पहनी है, इस बारे में आपने पहले सोचा कुछ इस बारे में? नहीं, इस बारे में क्यों नहीं सोचा? सोचा नहीं। आपको नहीं लगता किसी व्यक्ति की ड्रेस भी अपने आप में स्टेटमेंट होती है? होती है सर। ओके, ठीक है, प्लीज। चलिए, आपने अभी ये जो फसल कविता पढ़ाना चालू किया और आपने प्रकृति चित्रण की बात की, तो इससे पहले जो छायावादी थे उन्होंने भी प्रकृति चित्रण किया है सर। तो प्रगतिवादी और छायावादियों की अप्रोच में क्या फर्क था प्रकृति को लेकर? सर जो प्रकृतिवादी कवि थे उन्होंने जो यथार्थवादी जो प्रकृति का चित्रण किया है, जबकि जो छायावादी जो कवि है उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म और वायवीय चित्रण किया है। क्या मतलब सूक्ष्म और वायु? सर उसमें जो कल्पना का ज्यादा समावेश है और जैसे जो प्रकृति का जो सुंदर चित्रण है, जो यथार्थ चित्रण जैसे कि फसल उगाना है या फिर जो किसान जीवन जो जीता है वो चित्रण ना करके उनके फूलों की खुशबू का चित्रण है फिर, और उनका जो सुंदर सुंदर चित्रण है वो छायावादी कवि है। तो आपको क्या लगता है कि किसका अच्छा है चित्रण? सर यदि यथार्थवाद के हिसाब से देखें तो प्रगतिवाद का चित्रण। आप अभी क्या लेटेस्ट क्या पढ़ के आए? सर लेटेस्ट में प्रगतिवाद ही पढ़ा था। तो प्रगतिवाद और प्रगतिशील में क्या फर्क? प्रगतिवाद और प्रगतिशील समझ आता है उसको। एक सर, आपने फसल पढ़ाते हुए हजारों बाहों वाली बात की थी, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। हजार हजार बाहें, जैसे कि जो पूरे भारत के अंदर जो हजार हजार बाहें जो किसानों की जो काम करती है खेतों में, उसकी गंध का उसमें उस फसल के अंदर जो उसकी महक रहती है उसके बारे में। आप श्योर हैं इस अर्थ को लेकर? सर मैंने तो यही पढ़ा था। सर प्लीज कंटिन्यू। सर सर आप कुछ हाँ, पूछ रही हो? हाँ चलिए सर। इसके पीछे कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई फिलोसॉफिकल इसका बेस है क्या प्रगतिवाद? सर मार्क्सवाद का क्या है मार्क्सवाद? सर मार्क्सवाद ये कहता है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और इसमें कोई वर्गहीन समाज की वो स्थापना की बात करते हैं। कबीर में हम देख सकते हैं क्या मार्क्सवाद, यदि हम खोजना चाहें? कबीर ने भी वही बात की है कि सर कि वर्ण की जो भेदभाव था या जातिगत भेदभाव था, छुआछूत का भेदभाव था या फिर सामाजिक आडंबर था, उनके खिलाफ उन्होंने विरोध किया है। तो मार्क्सवाद में ये छुआछूत वगैरह इसकी बात कही गई है? मूल जो उनका टेक्स्ट है जो मार्क्स का है, एंगल्स का, इसमें कहीं छुआछूत वगैरह इसकी बात है क्या? सर इसमें तो वर्ग संघर्ष का और वर्ग भेद की बात की गई। रस क्या है बताइए, रस के बारे में। रस सर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से जो स्थायी भाव परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त करता है तो वही रस कहलाता है। ये प्रोसेस है सर। चलिए, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सर प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग
नंदुलाल वाजपेयी नंदुलाल वाजपेयी। याद नहीं आ रहा प्रगतिवाद का समय क्या है साहित्य इतिहास में? सर 1936 से 1943। प्रमुख प्रगतिवादी कवि? सर नागार्जुन है, शिव मंगल सिंह सुमन है और रागी राघव है। इसके अलावा रामविलास शर्मा है। एक मार्क्सवादी आलोचक है रामविलास शर्मा। उन्होंने प्रगतिवादी कवियों को ढाक के 3 भाग कहा है, तो वे कौन कवि और क्यों कहा? सर इन्होंने नागार्जुन को कहा है और ढाक के 3 भाग, मतलब इन्होंने 3 उनमें भी इन्होंने कहा एक कृपांक के कवि। एक का किसका कहा सर? कृपांक के कवि। कृपांक के कवि। कृपांक के वो कवि 3 कवि कौन है? सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है नागार्जुन को कहा है और शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन को। प्रगतिवादी कवि कविता की कोई एक खामी आपको नजर आती है जिसको लेकर उसकी आलोचना हुई? सर इसमें कला पक्ष का थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है, भाव पक्ष का ज्यादा ध्यान दिया गया है। और तो दूसरी तो इसके अंदर जो बाकी जो दूसरे जो पक्ष थे जीवन के, उनको छोड़ दिया गया है, खाली प्रगतिवाद पे और उन पे बात की गई। मार्क्सवादी आलोचना क्या है? मार्क्सवादी आलोचना में सर वर्ग विहीन समाज की बात की गई है, जिसमें उन्होंने यथार्थ भौतिकवाद के बारे में कहा है और कार्ल मार्क्स ने इसका सिद्धांत दिया था। ये आलोचना की बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। मार्क्सवादियों में किस मार्क्सवादी आलोचक को उजात मार्क्सवादी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? उजात मार्क्सवादी। आपने प्रगतिवाद पे बताया, आप प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग कब हुआ ये बता नहीं रहे हैं। प्रगतिवाद प्रगतिशील में अंतर क्या ये बता नहीं रहे हैं। चलिए बताइए, आज के समय में कौन प्रमुख प्रगतिवादी कवि है आज भी जिनको आप पढ़ते हैं? इन दिनों में कौन लिख रहे हैं प्रगतिवादी कवि? नहीं आता। एक वर्तमान में कवि बच्चालाल उमेश की कविता छिछले प्रश्न गहरे उत्तर पढ़ी? इन दिनों में क्या पढ़ा साहित्य? इन दिनों सर मैंने पाठ्यक्रम से तर संजीव का मुझे पहचानो उपन्यास पढ़ा था। संजीव किस पृष्ठभूमि के रचनाकार हैं? जो समकालीन कविता के किस विमर्श में लिखते हैं ज्यादा? सर वो स्त्री विमर्श है और अच्छा, उनका एक धार सूत्रधार उपन्यास आए, उनके बारे तो में किस पर केंद्रित? उनके बारे में एक फांस लिए नहीं बहुत। चलिए, आपके गले में जो धागा है ये विश्वास है अंधविश्वास है? आप क्या मानते हैं? ये सर विश्वास है, उसे भी मानना है। ये विश्वास है कि लोकसभा आयोग से आप लेक्चरर बन जाएंगे। ये विश्वास है। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे। सर तो आप स्कूल लेक्चरर है ना सर? तो फिर कॉलेज लेक्चरर बराबरी तो है, क्या है? सर मनुष्य की जो स्वभाव होता है वो तरह प्रगति करना चाहता है और मैं भी अपने शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर उच्च पद पर पहुंचना चाहता हूं। तो हायर एजुकेशन में आके क्या कर लेंगे? सर हायर एजुकेशन में मुझे अनुसंधान का मौका मिलेगा और सेमिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा और हिंदी में आगे। आपको लगता नहीं है कि आप फौज में थे और अब आप एजुकेशन में आ रहे हैं, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? हाँ सर, जरूर सर्वाइव कर पाऊंगा। ये तो फौज में तो फिर अनुशासन और डंडा चलता है। नहीं सर, जहाँ इतना देखा जाए तो वहाँ फौज में अनुशासन और डंडे के साथ साथ उसमें जो सैनिक होता है उसके अंदर आत्म प्रेरणा को भी उन्होंने उसमें उत्पन्न किया जाता है ताकि अच्छा, वो अपना सेल्फ से अंतिम प्रश्न, काम करे। सभी लोग आरपीएससी से पास हुए, सभी हमें हिंदी में, ठीक है, सभी के इंटरव्यू हो रहे हैं, आप में ऐसा क्या है जो आपको ले, आपको क्यों लिया जाए? सर पहला तो ये है कि मेरे अंदर जो पहले हिंदी के प्रति बहुत लगाव है। सबका लगाव है, सबका लगाव है, हिंदी में जो है वो सबका लगाव है, क्यों ले आप? सर मेरे को लगता है कि मैं कॉलेज के अंदर बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकता हूँ, मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है। और दूसरा ये है कि मेरे अंदर जो मैं समयबद्ध हूँ, ताकि क्या है कि मैं बच्चों को भी समय पर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने पे उनको उनके लिए प्रेरणा। देखिए, ये चीजें तो एक सामान्य टीचर में रहती है कि समय पर आना, समय पर पढ़ाना, जाना। कोई विशेष बात हो आपके जीवन की, मैं इस तरह से कॉलेज एजुकेशन में चेंज ला सकता हूँ और इसलिए आना चाहता हूँ। धन्यवाद।
बच्चे सुन